नमस्कार। आज बात करते हैं हाल ही में आए 2025 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की। आइए जरा गहराई से देखें कि ये ताज़ा रिपोर्ट भारत के बारे में क्या बताती है और दुनिया के नक्शे पर हम आखिर हैं कहाँ। तो चलिए सीधे उस सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद हम सबके जहन में घूमता है। क्या करप्शन यानी भ्रष्टाचार सच में हमारे सिस्टम की जड़ों में बैठ गया है? अब इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर करप्शन जैसी चीज को जो इतनी छिपी हुई होती है उसे पूरी दुनिया में मापते कैसे हैं। तो यहीं पर आता है सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये इंडेक्स असल में हुए भ्रष्टाचार के केस नहीं गिनता। नहीं, ये तो बस इस बात को मापता है कि एक्सपर्ट्स और बिजनेस करने वालों को क्या लगता है, मतलब उनकी धारणा क्या है कि किसी देश का पब्लिक सेक्टर कितना करप्ट है। और इसका जो स्केल है वो भी बड़ा सीधा सा है, 0 से 100 का। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन और 100 का मतलब देश एकदम साफ सुथरा है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखते हैं कि इस स्केल पर भारत का 2025 का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है। तो ये है हेडलाइन 2025 की रिपोर्ट में 182 देशों में से भारत की रैंक है 91। हाँ, पिछले साल हमारी रैंक 96 थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सुधार तो दिखता है, लेकिन रिपोर्ट इसे ठहराव कह रही है। मतलब कोई बहुत बड़ा, कोई मीनिंगफुल बदलाव नहीं आया। हम जहाँ थे लगभग वहीं खड़े हैं। और अगर स्कोर की बात करें तो वो है 39 100 में से। तो यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि जो 100 का एकदम साफ सुथरा वाला निशान है वो अभी भी कितना दूर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों है? क्यों ये धारणा बनी हुई है? रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कुछ काफी गहरी और पुरानी वजह हैं। रिपोर्ट में मोटे तौर पर 4 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली कि ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। दूसरी, राजनीतिक दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। तीसरी, निगरानी रखने वाली जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हैं। और चौथी, एक आम धारणा है कि कानून सबके लिए बराबर लागू नहीं होता। और यही बात इस धारणा के मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि करप्शन कभी कभार होने वाली कोई घटना है, नहीं, बल्कि ये तो सिस्टम का, व्यवस्था का ही एक हिस्सा बन गया है, जैसे उसके ताने बाने में ही शामिल हो। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। इससे हमें बड़ी पिक्चर मिलेगी। ये टेबल देखिए, एक तरफ सबसे ऊपर है डेनमार्क जो नंबर 1 पर है, और दूसरी तरफ सबसे नीचे है सोमालिया, और इनके बीच में 91वें नंबर पर है भारत। तो इससे एक साफ अंदाजा लग जाता है कि हम अभी कहां पर हैं। और जब इन स्कोर्स को हम एक बार चार्ट पर देखते हैं तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, डेनमार्क का स्कोर 89, हमारा 39 और सोमालिया का सिर्फ 9। ये जो गैप है ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर या एक रैंक की बात नहीं है। इस परसेप्शन का, इस धारणा का हमारी इकोनॉमी और गवर्नेंस पर सीधा और असली असर पड़ता है। देखिए, आर्थिक तौर पर ही एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू करता है। सबसे पहले जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा कम हो जाता है। इसके चलते देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने में आसानी पर बुरा असर पड़ता है, और कुल मिलाकर मार्केट की जो इमेज है वो कमजोर हो जाती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये धारणा एक चुनौती खड़ी करती है। ये बताती है कि हमारे जो एंटी करप्शन कानून हैं उन्हें ठीक से लागू करने में दिक्कत आ रही है, और सरकारी खरीद फरोख्त जैसे एरिया में और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है। तो फिर यहां से आगे का रास्ता क्या है? रिपोर्ट साफ साफ एक ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करती है जो सिर्फ दिखावटी बदलावों से कहीं आगे का है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, सिर्फ कॉस्मेटिक यानी ऊपरी सुधारों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है मजबूत संस्थागत सुधारों की, ऐसे सुधार जहां जवाबदेही हो, और वो भी बिल्कुल सख्त और निष्पक्ष। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ संस्थागत सुधार कर देने से ही किसी देश की भ्रष्टाचार को लेकर बनी धारणा बदल सकती है, या फिर सिस्टम बदलने के साथ साथ हमें समाज की गहरी सोच और मान्यताओं को बदलने के लिए भी कुछ और करने की जरूरत है?